तो चलिए आज बात करते हैं डीप माइंड की। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को ही सॉल्व करना। उनकी ये जो कहानी है ना, ये शुरू होती है कंप्यूटर गेम्स के पिक्सल से और पहुंचती है इंसानियत के सबसे बड़े साइंटिफिक मिस्ट्रीज में से एक को सुलझाने तक। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने खेल से, गो। देखिए, ये सिर्फ एक बोर्ड गेम नहीं है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें चेस से भी कहीं ज्यादा पॉसिबल मूव्स हैं। आप सोचिए, यही चीज इसे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का सबसे ऊंचा लेवल बनाती है। और सालों तक एआई के लिए इसे जीतना एक नामुमकिन चैलेंज माना जाता था। फिर आया साल 2016, जब दुनिया ने दो अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को आमने सामने टकराते हुए देखा। एक तरफ थे गो के माहिर ली सेडोल, जिनकी हर चाल में हजारों साल की इंसानी स्ट्रैटेजी और इंट्यूशन साफ दिखती थी। और दूसरी तरफ थी डीप माइंड की एआई अल्फा गो, जो सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक और कैलकुलेशन पर चलती थी। और उसी हिस्टोरिक मैच के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी चाल जिसने बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया और ये इशारा दे दिया कि अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ नया हो रहा है। वो चाल थी मूव 37। ये इतनी अजीब थी, इतनी अनएक्सपेक्टेड कि प्रोफेशनल कमेंटेटर्स भी बस देखते रह गए। ये किसी इंसान के खेलने के जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ नया था, कुछ अलग ही था। पता है, अल्फागो ने खुद कैलकुलेट किया था कि किसी इंसान के इस चाल को चलने की पॉसिबिलिटी कितनी थी। 10,000 में से सिर्फ एक। ये क्रिएटिविटी की एक ऐसी छलांग थी जिसकी किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। तो समझिए, ये सिर्फ एक गेम जीतने की बात नहीं थी। ये एक नए तरह की इंटेलिजेंस का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी ज्ञान की हदों से भी आगे जाकर कुछ नया खोज सकती थी। लेकिन अल्फागो रातों रात नहीं बन गया था। इसकी जड़ें डीप माइंड के को-फाउंडर डेमिस हसाबिस के लाइफ लॉन्ग पैशन में थीं। एक ऐसा इंसान जिसके सर पर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई को सॉल्व करने का जुनून सवार था। अब ये एजीआई क्या है? एजीआई का मतलब है एक ऐसी एआई जो कोई भी इंटेलेक्चुअल काम सीख सकती है जो एक इंसान कर सकता है। साबिस का सफर भी बड़ा अनोखा था। बचपन में वो एक चाइल्ड चेस प्रोडिजी थे, फिर बने गेम डिजाइनर जिन्होंने थीम पार्क जैसे क्लासिक गेम्स बनाए, और उसके बाद उन्होंने न्यूरो साइंस में पीएचडी की ताकि एआई के लिए दिमाग से इंस्पिरेशन ले सकें। गेम्स, कोडिंग और ब्रेन की समझ, इसी मिक्सचर ने डीप माइंड की नींव रखी। शुरू से ही उनका मिशन एकदम क्लियर और बहुत बड़ा था। पहले एजीआई बनाना और फिर उसी एआई का इस्तेमाल उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करना जिन्हें इंसान अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब आपका गोल ही इंटेलिजेंस को सॉल्व करना हो तो आप इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे? उनसे यही सवाल पूछे जाते थे। आपका प्रोडक्ट क्या है? आप पैसे कैसे कमाएंगे? ये सवाल फाउंडर्स को परेशान करते थे, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। वो तो कुछ ऐसा बना रहे थे जो दुनिया बदल सकता था। तो उनका सल्यूशन? गेम्स। हाँ, गेम्स, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि एआई को ट्रेन करने के लिए एक परफेक्ट लैबोरेटरी के रूप में। डीप माइंड ने एआई डेवलपमेंट के लिए गेम्स को एक कंट्रोल्ड और मेजरेबल एनवायरनमेंट की तरह यूज किया। उन्होंने एक टेक्निक पर फोकस किया जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे ऐसे समझते हैं, एक एआई एजेंट है, मान लीजिए गेम का एक कैरेक्टर। वो अपने एनवायरनमेंट में कुछ एक्शन लेता है। जब वो कोई ऐसा काम करता है जो उसे गोल के पास ले जाता है, तो उसे एक रिवॉर्ड यानी पॉइंट मिलता है। धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड जीतना सीख जाता है, बिल्कुल ट्रायल एंड एरर जैसा। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फीडबैक लूप है। एक्शन लो, रिजल्ट देखो, उससे सीखो और फिर से करो, रिपीट। इसी प्रोसेस को जब लाखों करोड़ों बार रिपीट किया जाता है तो एआई खुद को मुश्किल से मुश्किल काम में भी मास्टर बना लेता है। उनका पहला बड़ा टेस्ट था अटारी चैलेंज। और यहां गोल किसी एक गेम के लिए एआई बनाना नहीं था। नहीं, गोल था एक जनरल एल्गोरिथम बनाना जो दर्जनों अलग अलग गेम्स खेलना सीख सके, सिर्फ स्क्रीन के पिक्सेल्स और स्कोर को देखकर, बिल्कुल एक इंसान की तरह। और फिर वो आहा मोमेंट आया जब एआई क्लासिक गेम ब्रेकआउट खेल रहा था। उसे बस एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, स्कोर को मैक्सिमाइज करो। और एआई ने पता है क्या किया? उसने खुद एक ऐसी स्ट्रैटेजी खोज निकाली जो किसी इंसान ने कभी सोची तक नहीं थी। उसने दीवार के साइड से एक टनल खोद दी। बस उसी पल ये साबित हो गया कि ये अप्रोच वाकई काम करती है।
तो गेम्स में इस कामयाबी के बाद डीप माइंड के सामने एक बड़ा सवाल था। अगर एआई एक गेम में इंसानों से बेहतर स्ट्रैटेजी खोज सकता है, तो क्या वो रियल वर्ल्ड की साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी खोज सकता है? और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी नजरें बायोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक पर टिका दी। ये प्रॉब्लम थी प्रोटीन फोल्डिंग की। देखिए, प्रोटीन्स हमारे शरीर में लगभग हर काम करते हैं और उनका काम उनके 3D शेप पर डिपेंड करता है। पता नहीं लगा पाते थे कि उनका शेप कैसा होगा। 50 सालों से साइंटिस्ट इस शेप को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लगभग नामुमकिन साबित हो रहा था। उनकी पहली कोशिश अल्फाफोल्ड फेल हो गई, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिस्टम को बिल्कुल जीरो से दोबारा बनाया और 2020 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे कई लोग इम्पॉसिबल मानते थे। उन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग की इस गुत्थी को एसेंशियली सॉल्व कर दिया। और उन्होंने सिर्फ इसे सॉल्व नहीं किया, उन्होंने अल्फाफोल्ड से प्रिडिक्ट की गई 200 मिलियन से भी ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए फ्री में रिलीज कर दिया, इसे ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट कहते हुए। तो डीप माइंड की ये सक्सेस हमें एक नए दौर के दरवाजे पर ले आई है, लेकिन इसके साथ ही हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बहुत गहरे और जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। चलिए सोचते हैं। उन्होंने एक एआई बनाया जो गो के खेल में किसी भी इंसान को हरा सकता था। एक जबरदस्त अचीवमेंट। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सवाल उठता है, इसके बाद क्या? फिर उन्होंने एक एआई बनाया जो बायोलॉजी की एक ग्रैंड चैलेंज को सॉल्व कर सकता है, जिससे बीमारियों के इलाज और नई दवाइयां बनाने में मदद मिल सकती है। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। जब एआई साइंटिफिक डिस्कवरी में हमारी मदद कर सकता है, तो फिर आगे क्या क्या मुमकिन है? और यही चीज हमें उस सबसे पावरफुल आइडिया तक लाती है। हो सकता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का बन जाना आग या बिजली के इन्वेंशन जितना ही इंपॉर्टेंट हो। एक ऐसी घटना जो इंसानी इतिहास को 2 हिस्सों में बांट देगी, एजीआई से पहले और एजीआई के बाद। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना है। एक बार जब हम एक ऐसी इंटेलिजेंस बना लेते हैं जो हमारी अपनी कैपेबिलिटी से आगे निकल जाए, तो उसके बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ही खोजना होगा।